हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं इंग्लिश सिनोनिम्स की वीडियो पार्ट 10 लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने बहुत ऐसे वर्ड कवर किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी हैं और ये मतलब आपको कहीं स्टेट लेवल पे या सेंटर लेवल पे जो भी एग्जाम आ रहे हैं वो आपको हेल्प करेंगे। सेकंड दोस्तों, अभी आप सबको पता होगा कि जिन्होंने हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सबॉर्डिनेट का जो कोर्ट है उनका एग्जाम भरा था, वो उसकी डेट आ चुकी है 26 उसकी डेट है एग्जाम की। और वेरी सून मैं आपके साथ जीके शेयर करूंगा इन दो तीन दिन में, और मुझे उम्मीद है कि जीके वो आपको हेल्प करेगी। और मैं आपको श्योर करता हूँ कि जैसे मैं इंग्लिश के आपके साथ वीडियो लेके आ रहा हूँ, आप इनको ध्यान से देखिए। मैं कैसे इसको ब्रेकअप कर रहा हूँ, वर्ड्स को कैसे मैं इसको जोड़ रहा हूँ, कैसे मैं इनको तोड़ के आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सो दैट आपको अगर एक ऐसा कुछ वर्ड आता है इन फ्यूचर तो आप उसको बड़े आराम से लिख समझ सकें और आराम से अटेम्प्ट कर सकें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और इसको अपने प्रैक्टिकली यूज करेंगे। सेकंड फ्रेंड्स, मैं आपको ना एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप प्लीज, मैंने पहले भी कई बार बोला है, जितने भी वीडियोस हैं मेरी अभी जब तक की 9 वीडियो आ चुकी हैं, आप उन 9 वीडियोस में 10 या 11 से ऊपर मैं वर्ड लेके नहीं आता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर मैं कम बताऊं लेकिन अच्छा बताऊं वो बेटर है। सेकंड, एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा जो मैं भी हर रोज करता हूँ, आप भी करिए कि जो आप वीडियो देखते हो उसके अंदर जो वर्ड हैं आप उसको नोट करें, उसको समझें और उसके बाद उसको हो सके तो एक या दो या तीन वर्ड अपने पूरे दिन में जो भी आप किसी से बात करते हैं या फोन पे या किसी के साथ फेस टू फेस या ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, उन वर्ड्स को यूज करें। उसके बाद रात को सोने से पहले एक अपने माइंड में स्टोरी क्रिएट करें, इमेजिनेशन करें और उन वर्ड्स सबके सब जो 10 या 11 वर्ड हैं उनको आप उस स्टोरी में ऐड करें। मैं डेफिनेटली श्योर करता हूँ आपको, ये मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं कोई मतलब आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने कैसा किया होगा तो ऐसा होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और ऐसा करने से आप देखना कि आपको वर्ड याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिकॉज उससे क्या होगा कि आपके वो माइंड में स्टोर हो जाएंगे और इन फ्यूचर आप धीरे धीरे उसको यूज करते रहेंगे, वो आपके माइंड में प्रिंट हो जाएंगे परमानेंटली। और इन केस या इन फ्यूचर आपके सामने कोई वर्ड बोलेगा, उस वर्ड को बोलेगा, आप इमीडिएटली उसको असेस कर लेंगे कि ये वर्ड मैंने सुना हुआ है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये मैंने ट्राई किया हुआ है। तो आप उसकी बात का जवाब भी दे सकते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी लेवल जो होगा आपका वो बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस और मतलब बिल्डअप होगा कि यस, ये ऐसा मैंने किया हुआ, मुझे पता है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडे इंग्लिश सिनोनिम्स पार्ट 10। फ्रेंड्स, आज का जो पहला वर्ड है वो है एक्ला। एक्ला एक नाउन है और इसका जो मीनिंग है हिंदी में मैं बता रहा हूँ। पहले हिंदी में मीनिंग है अपूर्व सफलता, आप इसको बोल सकते हो, या फिर प्रशंसा के लायक या शोभनीय या शोभा के लायक, ऐसे इसको बोल सकते हो। इन इंग्लिश इट स्टैंड फॉर ब्रिलियंट डिस्प्ले और इफेक्ट्स और सक्सेस। भी जो ऐसा काम, जो ऐसा जहाँ कोई परफॉर्मेंस हो किसी की या कोई अचीवमेंट हो जो बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा उसको उसको मतलब सक्सेस मिली हो, वो मतलब ऐसा काम किया हो जो बड़ा ही प्रशंसा के लायक हो, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। तो एंड सिनोनिम्स आर स्टाइल, फ्लैम्बोयंस, कॉन्फिडेंस, फ्लेयर, फ्लोरिश, विगर, एनर्जी, विविसिटी, जेस्ट, स्पार्कल, पनाश, एक्सिबोरेंस, स्पिरिट, वाइटलिटी, एंथुसिज्म, इगरनेस, डायनामिज्म। ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। और एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, इसमें दो वर्ड आपने देखे होंगे, एक तो है विविसिटी एंड एक है वाइटलिटी। आपको मैं एक चीज बता दूं, आप इन केस आप कहीं भी कोई वर्ड देखते हैं जिसके आगे VIV या फिर VITA या फिर VIVE,
लगा हो, तो उस सेंटेंस का मोस्टली जो मीनिंग निकलेगा वो अलाइव निकलेगा या लाइफ से रिलेटेड निकलेगा, कि जो लिविंग होगा पर्सन वो काफी एनर्जी उसके अंदर होगी, ऐसे उसको आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्वाइव एंड रिवाइटलाइज करना एंड विटामिन आपने सुना होगा, एंड वाइटल हो गया। वाइटल आप जैसे कहते हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम वाइटल को बोलते हैं कि बहुत ही लाइफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे, तो उसको बोलते हैं वाइटल। मतलब अलाइव हो जो लाइफ से रिलेटेड हो, ऐसे ही वर्ड आपके सामने आएंगे और उसका मीनिंग भी वही निकलेगा। तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखें। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी वर्ड जिसके सामने, सॉरी जिसके आगे, मतलब प्रीफिक्स कह रहा हूँ, प्रीफिक्स मैंने करने का कोई ऐसा वर्ड जिसके आगे वी आई वी या फिर वी आई वी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो मेरा इसमें मैंने आपको मेरी वीडियो है, इसके अंदर एक वर्ड है विविसिटी। विविसिटी, इसमें वी आई बी पहले आया हुआ है और वी आई टी ए, जिसमें इस जो मेरी वीडियो है अभी आप देख रहे हो, इसके अंदर वाइटलिटी आया हुआ है। ऐसे ही वाइटामिन्स हो गया, ठीक है ये इसमें। और वी आई, वी फॉर मैं विक्ट्री की बात कर रहा हूँ। और जैसे विविड हो गया एंड विवेशियस हो गया एंड अगर ऐसा कुछ वर्ड हो तो आप समझ आइएगा कि ये मतलब कुछ एनर्जेटिक बात कर रहे हैं या कोई लाइफ से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, जिस मतलब अगर जैसे सरवाइव हो गया, वी आई वी, मतलब लास्ट में जैसे वर्ड आ रहा है इसमें, कहीं भी आपको नजर आ जाए, चाहे प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो, कहीं भी आ जाए, तो इसके रूट मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से ही निकल रहे हैं। और इसको आप ऐसे ही इसको एक्सेप्ट करें, अटेम्प्ट करें, उस चीज को ध्यान से रखें। अब आप समझ गए होंगे कि जैसे मैंने आपको एक चीज बता दी वी आई वी से क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे कि मतलब आगे से कोई भी वर्ड आएगा ऐसे तो आपको एक हिंट मिल जाएगा। सिर्फ आपको उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये इसका मीनिंग किस पर्पस में जा रहा है, कोई एडजेक्टिव केस में जा रहा है या कोई नाउन के केस में जा रहा है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं करेगा। जब आप लेकिन उसका सेंटेंस पढ़ोगे या कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे, आप समझ आओगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि वी आई वी का रूट वर्ड क्या है और उसका मीनिंग क्या निकलता है, वो किस डायरेक्शन की ओर आपको इशारा करता है। तो अब मैं इसको एज ए स्टेटमेंट कैसे यूज किया है मैं अब बताता हूँ आपको। स्टेटमेंट में है दे फिनिश्ड देयर परफॉर्मेंस विद ग्रेट एक्लॉ। तो जैसे अभी आप पिक्चर्स में देख रहे हैं दो मतलब आप कह सकते हो फ्रेंड्स भी कह सकते हो, जहाँ हो सकता है ये किसी स्कूल में जैसे स्टूडेंट्स होते हैं और इन्होंने कोई परफॉर्मेंस दी हो, डांस की परफॉर्मेंस दी हो या कोई प्ले किया हो, कुछ ऐसा हो, और या कोई कॉमेडी प्ले, कुछ भी आप कह सकते हो स्कूल में जो परफॉर्मेंस की हो, और उसके बाद इन्होंने वो प्राइज दे लिया हो, या और जहाँ उस स्कूल में जो उनको सबसे ज्यादा इनको मतलब अवार्ड मिले हों। तो आप देख रहे हो ये कैसे एक मतलब जैसे इनको कितने खुश हैं ये, या फिर कितने ब्रिलियंटली दिखा रहे हैं अपने आप को, कितना परफॉर्म किया है। तो ये उसके ऊपर बना है ये स्टेटमेंट है, मैंने उसको एज यूज किया है कि दे फिनिश्ड देयर परफॉर्मेंस विद ग्रेट एक्ला, कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बड़े ही शोभनीय अपूर्व सफलता से वो परफॉर्म किया उसको, मतलब वहाँ पे उन्होंने उसको प्ले किया। तो फ्रेंड्स, नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्ला एंड how to use it and what type of this word. But I mean to say it is a noun, and noun means a naming word. So this is the eclogue. Next word is lentil. Lentil is a naming word, I mean to say noun, and it means a high protein pulse which is dried and then soaked and cooked prior to eating. तो सिंपल अगर मैं हिंदी में बताऊं आपको, तो इसका मीनिंग है दालें, जो आप दालें घर में आप खाते हो। और अगर आप इमेज में वीडियो में देख रहे हो, इसमें जो इमेज है वो आपको दिख रही होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट दाल है, उन सबको हम लेंटिल्स ही बोलते हैं। और इसमें आप देख रहे होगे मसूर की दाल है, और
चने की दाल है, मतलब जो दालें हैं उनको हम लेंटिल्स बोलते हैं। और सिनोनिम्स इसके नहीं है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा मिला नहीं जो मैं इसको प्रॉपरली उसके मैच कर सकूं। और स्टेटमेंट में मैंने इसको यूज किया है, जैसे शी ऑफर हिम ए बॉल ऑफ कुक्ड राइस एंड लेंटिल्स, कि उसने उसको कुक जो राइस हुए हैं, उबले हुए चावल और जो दालें हैं, दाल वो ऑफर की। ठीक है, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। तो ये मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको कि मैंने सेंटेंस में कैसे यूज किया है। शी ऑफर्स हिम ए बोल ऑफ कुक्ड राइस एंड लेंटिल, कि उसने उसको एक बोल ऑफ कुक्ड राइस, एक कटोरी राइस और दाल ऑफर की उसको, आगे उसके मतलब ऑफर किया उसको। तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं अपने घर में। और अच्छा वर्ड है, और आपको भी आई थिंक मोस्ट ऑफ जो हमारे स्टूडेंट्स उनको इसके बारे में पता नहीं था, तो मैंने इसको ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, ये था लेंटिल एज ए नाउन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है प्रोवोक। प्रोवोक, वैसे मैं आपको एक बताता हूँ, ये इसका जो रूट है वो लेटिन लैंग्वेज से भी निकला है, लेकिन लेटिन से पहले भी मैंने कहीं मतलब जिसको इसके ऊपर वर्कआउट किया तो मुझे पता चला कि ये एक फ्रेंच लेट लेट 14 सेंचुरीज में ये फ्रेंच वर्ड से बना था प्रोवोक। लेकिन जब धीरे धीरे ये लेटिन वर्ड, जो लेटिन लैंग्वेज थी, उसने इसको ज्यादा इसके ऊपर इफेक्ट डाल दिया, कह सकते हो आप, ज्यादा इसको इम्प्रोवाइज कर दिया। इम्प्रोवाइज करने से ये उनका एक उनके लिए ये इम्पोर्टेंस दे गया है। तो इसका मतलब जो ज्यादा इसको यूज किया गया है, लेटिन लैंग्वेज में यूज किया गया है, और ये लेटिन लैंग्वेज के थ्रू ही बना है, आप उसको कह सकते हो, पर इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बट इसका मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ। जो ये बना है, लेटिन वर्ड से बना है, ये दो पार्ट में बना है। एक प्रो प्लस वॉक। वॉक कह सकते हो या वॉइस कह सकते हो आप। उस टाइम में मतलब अगर मैं उस टाइम को कंपेयर करूं, आज की लैंग्वेज में ले जाऊं थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज करूं, तो उसमें प्रो एंड, आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, प्रो एंड वॉइस। प्रो का मीनिंग मतलब टेक केयर ऑफ भी निकलता है, मतलब किसी चीज को, या फिर फॉरवर्ड भी निकलता है, या किसी को इन फ्रंट ऑफ किसी आपने लेके जाना है। और वॉइस आप जानते हो कि आवाज होती है, या किसी को आपने आवाज लगानी है, तो वो अभी उसको कॉल कह सकते हो, टू कॉल। वॉइस को भी कह सकते हो ऐसे, टू कॉल समवन। ठीक है ना, तो इस तरीके से बना है। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखें, प्रो वॉक या प्रो वॉइस। वॉइस को मतलब प्रो पहले पहले मतलब वॉइस को प्रो करना, या किसी टेक केयर करना, या मेंटेन करना, या किसी के सामने सामने लेके आना, वॉइस को आगे लेके आना। तो जैसे हम किसी को चढ़ाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि कुछ बोले वो, कुछ बोले वो, कुछ गुस्से में बोले वो, या वो नाराज से बहुत कोई बात करे। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मतलब मैं अपनी ओर से थोड़ा सा आपको ये ऐड कर रहा हूँ कि इसको हम ऐसे थोड़ा सा ले सकते हैं, अगर आपने इसको थोड़ा सा समझना है। बट अगर मैं प्रॉपरली एक वे में बात करूं, टेक्निकली इसका मीनिंग है कि इंटेंशनली आप किसी को गुस्सा कर रहे हो, इंटेंशनली मेक समवन अनॉय और एंग्री। मतलब जानबूझकर आप किसी को गुस्सा दिलवा रहे हो, जानबूझ के आप उसको नाराज कर रहे हो, तो वो क्या है, प्रोवोक। मतलब इसका मीनिंग आप अब समझ गए होंगे कि आप उकसा रहे हो किसी को, तो ये क्या है, प्रोवोक। अभी आपने पिक्चर जो देख रहे हो, पिक्चर के अंदर आपने देखा होगा कि एक जो एक फीमेल है, वो उसको, एक जो मेल है उसका, मे भी दोनों फ्रेंड है, या दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है ना, तो वो उसको जानबूझ के उसको चढ़ा रही है, लेकिन वो कुछ गुस्सा तो हो रहा है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरह से आपको मैंने इमेज के थ्रू बताने की कोशिश की है। अब मैं इसके सिनोनिम्स आपके सामने लेके आता हूँ। सिनोनिम्स है जिसके अराउज, इवोक, एक्साइट, ठीक है, एंड नेक्स्ट है इंस्टिगेट, और फोस्टर, प्रिसिपेट,
ऑफेंसिव, ट्रिगर, एनकाइंडल, नेटल, पीक, इन रेज। और आपको मैं एक चीज बताता हूँ, रेज का मीनिंग गुस्सा होता है। अगर आप कहीं ये वर्ड पढ़े, रेज का मीनिंग होता है गुस्सा। तो अब इनरेज का मतलब होता है कि गुस्सा और उसका बढ़ाना, उसको बाहर लेके आना। और ठीक है, तो ये है उकसाने में। एंगर, इंसाइट, इरिटेट, इन्फ्यूरिएट एंड एक्सिपरेट, ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब मैंने सेंटेंस में कैसे यूज किया, अब देखिए इसको। प्रोवोक को मैंने सेंटेंस में यूज किया है, शी प्रोवोक्ड हिम फॉर लिविंग हिज हाउस, कि उसने उसको प्रोवोक किया और उस घर छोड़ने के लिए, उस मतलब ये घर छोड़ने के लिए उसने मतलब उसको उकसाया। तो अब आप समझ गए होंगे प्रोवोक का यूज कैसे करना है, और ये एक एक्शन वर्ड है, और आप भी इसको अपने स्टेटमेंट में यूज कीजिए। तो ये था प्रोवोक और एज ए वर्ब। फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है फॉरफिट। फॉरफिट एक नाउन भी है, वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। और आप सब जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण होता है। और ये नाउन या प्रनाउन को ही यूज करते हैं इसके साथ। आप कभी भी देखेंगे तो आपको जो ये एडजेक्टिव के जो वर्ड होते हैं, ये ज्यादातर नाउन या प्रनाउन के आगे या पीछे यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये आगे यूज होगा या पीछे यूज होगा, मैंडेटरी नहीं है ये। मैं आपको अभी कुछ आगे मेरी वीडियोस आएंगी, मैं दिखाऊंगा आपको कि इसको हमने कैसे यूज किया है। बट ये कभी भी किसी चीज की अगर क्वालिटी मतलब विशेषता बताएंगे, क्वालिटी बताएंगे, या उसका स्टेट बताएंगे, तो वो आपको नाउन या प्रनाउन की ही बताएंगे। ऐसा नहीं है कि वर्ब की क्रिया की बताएंगे। तो मैं आपको धीरे धीरे अपनी वीडियोस में बताता जाऊंगा कि कहाँ पे एक एडजेक्टिव कौन सा है, और कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है, और कौन सा एडवर्ब है, सो दैट आप उसको धीरे धीरे एनालाइज करें, धीरे धीरे उसको देखें। और आप जब आप पढ़ें उसको आगे किसी और वर्ड्स को भी, तो आपको समझ सकें कि वो वर्ब एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। ये फॉरफिट का जो मीनिंग है वो है कि लॉस्ट और सरेंडर एज ए पेनल्टी फॉर मिसकंडक्ट और रॉन्ग डूइंग, कि कोई ऐसा इंसान जहाँ किसी ने भी मतलब कुछ गलत किया हो, और उसको गलत करने की सजा में उसका जो भी उसके पास पेनल्टी डली हो उसको, तो उसने वो अधिकार खो दिया हो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये फॉरफिट जो वर्ड है ये लीगली यूज किया जाता है मोस्टली। तो और अगर आपके पास न्यूज़पेपर है, आप देखना न्यूज़पेपर में जो बीच में जो पेज होते हैं ना न्यूज़पेपर के, उसमें कई बार क्या होता है कि कोर्ट्स के ऑर्डर आए होते हैं। उस कोर्ट के ऑर्डर में कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड नजर आ जाएगा, और 95% ये वर्ड आपको नजर आएगा ही आएगा। या फिर आप कोई न्यूज़ सुनते हो, तो उसमें कोई अगर ऐसा कोई मतलब इंसिडेंट हुआ हो कि कोई कोर्ट का ऑर्डर हो, तो उसमें भी आपको ये थोड़ा सा वर्ड नजर आ सकता है सुनने में। अभी जैसे आपने इमेज देखा होगा, आपने इमेज देखा होगा कि घर है, घर के ऊपर एक ऑर्डर की मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, वो उसको जब्त कर लिया है, अब वो कोर्ट के अंदर आ गया है। तो अब मैं आपको सिनोनिम्स बताता हूँ इसके। सिनोनिम्स में है पेनल्टी, फाइन, चार्ज, लॉस, गिव अप, वेव, कॉन्फिस्केट एंड रिलिंग्विश। ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। और इसको मैंने स्टेटमेंट के थ्रू जो यूज किया है वो है दोज अनएबल टू मीट देयर टैक्सेस आर लायबल टू फॉरफेट देयर एस्टेट्स। और इसमें अभी आपने देखा होगा स्टेटमेंट में एक वर्ड है एस्टेट्स। काफी स्टूडेंट इसको रियल एस्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब सोच लेते हैं कि ये रियल एस्टेट से होगा। ऐसा नहीं है, ये रियल एस्टेट से नहीं है। स्टेट्स में इसमें लिखा हुआ है जो होता है रियासत, मतलब अगर मैं हिंदी में बताऊं आपको, इसको हम रियासत भी बोल सकते हैं। या फिर ये भू संपत्ति या भूमि की जो संपत्ति है किसी के पास कोई जमीन है, चाहे वो 4 एकड़ है, 2 एकड़ है, 10 एकड़ है, उसको लेके यूज करते हैं स्टेट्स। मैंने यहाँ पे रियल स्टेट्स नहीं लिखा हुआ, ठीक है, और वो यहाँ पे स्टेट्स लिखा हुआ है। तो ये आप समझ सकते हो कि जो पर्सन या जो लोग भी टैक्स पे नहीं करते हैं, ठीक है, वो कानूनी तौर पे जो है उनकी जो
रियासत है या ज़मीन है, वो उसके ऊपर अपना अधिकार खो देने के लायक बन जाते हैं या खो देने के योग्य बन जाते हैं, एज पर जो लॉ ऑफ कोर्ट कह सकते हो आप। तो आप अब समझ गए होगे फॉरफिट का मीनिंग क्या है, और फॉरफिट क्या है, नाउन भी है, वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। तो ये था फॉरफिट एज ए नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है इमेंस। इमेंस एक एडजेक्टिव है, और मैं आपको इसकी बताता हूँ कि जो ये वर्ड है, ये एक्चुअली इसका जो मीनिंग होता है वो होता है बहुत बड़ा या बहुत ही विशाल टाइप का कोई चीज हो, उसको आप बोलते हो इमेंस। इमेंस एक एडजेक्टिव है, और मैंने आपको पहले भी बताया था इस वीडियो से, और बार बार बताऊंगा भी आपको। जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रनाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब कहने का कि वो नाउन और प्रनाउन को उसकी विशेषता बताएगा। एडजेक्टिव का मीनिंग होता है विशेषता, और ये बना है कि कोई भी नाउन या प्रनाउन की क्वालिटी है, उस क्वालिटी है या उसके बारे में बताएगा, नाउन और प्रनाउन के बारे में। और मैं आपको बताता रहूंगा कि मैंने इसको एज ए अगर एडजेक्टिव है तो कैसे यूज किया है, और ये कैसे उस सेंटेंस में फिट बैठ रहा है। एंड इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, और मतलब बहुत ही बड़ा, बहुत ही मतलब बियॉन्ड लिमिट, कि आपने कोई लिमिट सोची हो और वो मतलब उससे भी ज्यादा हो। वैसे मतलब लिमिट में, हर चीज एक लिमिट में होती है, लेकिन ऐसा मतलब कोई आपने देखा हो कि जो बहुत ही बड़ा हो, और जैसे आप इसमें इमेज में देखिए, ये किसी का महल हो सकता है या कोई बिल्डिंग हो सकती है, और आप मतलब इसको अगर इसमें मान लीजिए कमरे हैं, वो कमरे बने हुए हैं या विंडो बनी हुई है, कुछ भी बना हुआ है, तो आप उसको देखते रह जाएंगे भी, मतलब एक ही तरह की चीज बनी हुई है, एक ही तरह के कमरे हैं, मतलब आप उसको मतलब मेजर नहीं कर सकते उसको आप, ठीक है ना। तो आप इसको इस वे से ले सकते हैं। अब एक चीज और है इसमें, आपने मैं बताता हूँ, जो इमेंस है वो दो पार्ट में मैंने इसको यूज किया है, और दो पार्ट से इसको हम डिफाइन करेंगे। पहला वर्ड है इन, एंड सेकंड जो वर्ड है वो है मेंशुरेशन। मेंशुरेशन एंड इन को मिला के ही ये वर्ड बना है इमेंस। और एक चीज मैं आपको फ्रेंड्स यहाँ पे ना बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी वर्ड में आपको उसके आगे इन लगा हो, आई एन, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि वो उसको नेगेटिव वर्ड में लेके जा रहा है, वो उस वर्ड को नेगेटिव बना देगा। उसके पीछे जो वर्ड होगा, उसका जो मीनिंग होगा, वो उसको नेगेटिव में ले जाएगा, उसका उल्टा कर देगा, यानी कि नोट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे इन एक्शन। अब एक्शन क्या है? कोई एक्शन करना, कोई काम करना, ठीक है। और इन एक्शन करने से क्या होगा? कोई काम नहीं करना, वो एक आइडल स्टेट में आ गया कि कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे इसके अलावा मैं आपको और बताता हूं, जैसे इनोसेंट। यस, इनोसेंट। इनोसेंट भी एक क्या है? जो भी किसी जो म्याउस कह लो आप, जो भोला भाला कोई है, पर्सन है, उसको हम बोलते हैं, या निर्दोष को, जैसे कोई निर्दोष है उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, वो इनोसेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि इन का मतलब कहाँ पे क्या निकल रहा है, इन उसको नेगेटिव में लेके जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको अब जैसे इन का मैंने आपको बताया कि वो उसको नोट में ले गया, वो उसको उसका मीनिंग उल्टा कर देगा। जो उसके पीछे वाला वर्ड होगा इन, उसके आगे अगर इन लगता है, इन उसको नेगेटिव में ले जाएगा। अब जैसे क्या है, इन एंड मेंसुरेशन। इन का मतलब हो गया नोट, प्लस अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूं, मेंसुरेशन आपको सब जानते हैं कि वो आप जो भी मेंसुरेशन जो आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपने 10th में भी पढ़ा होगा, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बच्चे, कि आप इसमें जो मेजरेबल थिंग्स होती हैं उनको यूज करते हैं। जैसे आपने किसी की डिमेंशन निकालनी है, हाइट निकालनी है, विड्थ निकालनी है, और एरिया निकालना है, ठीक है, आप उनको मेजर कर सकते हो, तभी वो, इसलिए इसको बोला जाता है मेंसुरेशन, ठीक है।
और लेकिन अब उसके आगे इन लग गया तो वो क्या हो गया, नोट। इस तो क्या बना, इमेंस, कि बहुत ही बड़ा, सुना। तो इसको मतलब मापा ना जा सके जिसको, एक तरह से आप ये कह सकते हो। मेंसुरेशन में तो आप मापने के लिए फॉर्मूले लगाते हो तो उसका रिजल्ट निकलाता है, बट इन लगने से क्या हो गया कि उसको मतलब मापना मुश्किल है, उसको मापा ना जा सके। अब मैं आपको बताता हूँ सिनोनिम्स क्या क्या बन गए इसके। सिनोनिम्स में जैसे है ह्यूज, वास्ट, मैसिव, इनॉर्मस, एक्सटेंसिव, ट्रेमेंडस, प्रोडिजियस, सब्सटैंशियल, मेमथ, टाइटैनिक, मेगा, एलिफेंटाइन, ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब मैं आपको इसको जो सेंटेंस में यूज किया है मैं बताता हूं। द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन हैज बीन इमेंस, मीन जो किसी, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है और उसकी मरम्मत करनी है, जहाँ उसको दोबारा एक तरह से चेंज करना है, और उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पिक्चर है, इसकी अगर मरम्मत करनी हो, इसको दोबारा एक तरह से नया रूप देना हो, या ये आदि मतलब मान लीजिए ये ब्रेकअप टूट जाए, डैमेज होगी हो, और इसको दोबारा रूप देना हो सेम के सेम, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो बहुत ही ज्यादा आएगी, इमेंस होगी। आप नहीं बता सकते वो कितने करोड़ में होगी, कितने लाख में होगी। एक रफली आइडिया दे दोगे, लेकिन एक फिक्स आइडिया आप नहीं दे सकते कि जैसे इतने करोड़ की होगी, इतने लाख की होगी। आप ये कह सकते हो कि लाखों में होगी या करोड़ों में होगी, डिपेंड करता है कि आपने वहां पे जो स्टफ लगा हुआ है वैसा स्टफ की कॉस्ट क्या है, बहुत कुछ मैटर करता है। तो ऐसे ही अब क्या है, जो मैंने यहाँ पे इमेंस यूज किया है वो कॉस्ट को उसकी कॉस्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो अब समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये कॉस्ट जो प्रनाउन है या नाउन है उसको ये क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो ये उसको नाउन या प्रनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रनाउन के बारे में बताता है। तो ये था इमेंस एज ए एडजेक्टिव। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है कैवलरी। कैवलरी एक नाउन है। नाउन मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, एक नेमिंग वर्ड है। और आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो मैं हर चीज में बताता हूँ, क्योंकि आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, यूज करेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ पे नाउन यूज करना है, कहाँ पे वर्ब, कहाँ पे एडवर्ब, कहाँ पे एडजेक्टिव। सो कैवलरी क्या है, एक घुड़सवार सेना बोल सकते हो, घुड़सवार फौज जो होती है उसको हम कैवलरी बोलते हैं। पिछले जमाने में आपने देखा होगा, जहाँ मतलब अभी अगर आजादी से पहले थोड़ा टाइम अगर निकालें, जैसे मंगल पांडे की आपने मूवी भी देखी होगी, उनको आपने पढ़ा भी होगा। उस टाइम क्या होती थी, घुड़सवार सेना होती थी, वो फाइट करते थे। उसमें आपने देखा होगा कि घुड़सवार के ऊपर, घोड़ों के ऊपर बैठ के वो लड़ते हैं। इसके अलावा आज के टाइम में मैं अगर बात करूं, आज के टाइम में आपको पता है काफी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, काफी कुछ डेवलप हो गया है आर्मी में भी, और गन्स आ गई हैं, टैंक आ गए हैं, मिसाइल्स आ गई हैं। तो ये सब के सब भी इसमें हम कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़ाई हो रही है बॉर्डर पे, और उस पे टैंक्स जो है, टैंक हैं उसके अंदर, मतलब उसके अंदर काफी टैंक हैं, या और भी जो मतलब आर्मी का जो व्हीकल्स हैं, ठीक है, वो फाइटिंग के लिए जा रहे हैं सोल्जर उनके साथ, तो वो भी हम उसको कैवलरी बोल सकते हैं। कैवलरी को मैंने सेंटेंस में यूज किया है, मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे। द एम्पायर सेंट नॉट ओनली फुट सोल्जर बट कैवलरी एज वेल, कि एक शासक है, एक किसी मतलब शासन कर रहा है, या किसी देश का शासक है, किसी राज्य का शासक है, उसने सिर्फ पैदल सेना ही नहीं, पैदल सेना ही नहीं, घुड़सवार सेना भी भेजी है। तो मान लीजिए उसकी कहीं पर युद्ध हो रहा है उसके किसी दूसरे राज्य के साथ, तो कोई वो वहां पे पैदल सेना के साथ, जो पैदल आपने देखा होगा कि जो लड़ते हैं, उनके अलावा जो दूसरे होते हैं घुड़सवार सेना, वो भी उन्हें उसके साथ भेजी है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि इसका मीनिंग क्या है और कैसे यूज करना है। कैवलरी क्या है, नाउन, तो जिसका मीनिंग है घुड़सवार सेना या घुड़सवार फौज। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है स्टैगर। स्टैगर एक एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है, आप इसको दोनों तरफ से यूज कर सकते हो। एंड
जैसे आप देख रहे होंगे मेरे इस वीडियो में एक पिक्चर है, एंड एक पर्सन वो बिल्कुल मतलब जिसने मतलब ड्रिंक कर रखी है वाइन, और वो हिल हिल रहा है और लड़खड़ा रहा है। तो आप समझ गए होंगे इसका मीनिंग अब क्या है कि एन अनस्टेडी वॉक और मूवमेंट, कि लड़खड़ाना। ठीक है, ये इसका मीनिंग है हिंदी में, मैं बोल रहा हूँ जैसे। एंड सिनोनिम्स हैं इसके रियल, स्वे, स्टम्बल, बॉवल, बीव, फ्लाउंडर, फॉल्टर एंड पिच। ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेटमेंट में हमने इसको कैसे यूज किया है। नो डाउट अबाउट इट, ही स्वेड एंड स्टैगर्ड व्हेन ही वॉक्ड, कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो जब चलता है तो वो लड़खड़ाता है और झूलता रहता है। मतलब कोई ऐसा हो जिसको हैबिट हो 24 घंटे, आप कह सकते हो दिन में वो मतलब ड्रिंक करता हो, और उसमें मतलब मतलब वो मतलब जब भी चलेगा तो वो क्या होगा, लड़खड़ाएगा या झूलता रहेगा। तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। स्टैगर का मीनिंग है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है स्ले। स्ले एक नाउन भी है और वर्ब भी है, और इसका मीनिंग है किल समवन इन ए वायलेंट वे, मतलब किसी की हत्या करना, गुस्से में आके हत्या करना। किसी को बहुत गुस्सा आ रहा हो और वो किसी की हत्या कर दे, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि ये स्ले स्ले उसने उसको स्लू कर दिया, स्लेन कर दिया। वो आपको देखना पड़ेगा टाइम के हिसाब से वो किस टाइम में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है या प्रेजेंट में चल रहा है। स्ले जो है उसकी 3 फॉर्म होती है, स्ले, स्लू और स्लेन। और आपको सेंटेंस में भी उसी तरह यूज करना पड़ेगा। अभी आप पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर्स के अंदर आपने देखा होगा कि एक आदमी दूसरे की हत्या कर रहा है और वो बहुत गुस्से में है, और वो गुस्से में आके उसने उसकी हत्या कर दी। तो अब इसके मैं सिनोनिम्स बताता हूँ, सिनोनिम्स क्या क्या है इसके। मर्डर हो गया, एंड होमिसाइड, एग्जीक्यूशन, असैसिनेशन, हिट, ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो अब मैं सेंटेंस के थ्रू बताता हूँ कि सेंटेंस के थ्रू हमने इसको कैसे यूज किया है। इस सेंटेंस में हमने इसको, इसकी जो थर्ड फॉर्म है स्लेन, वो यूज की है। और ए मैन वाज स्लेन विद ए शॉटगन, कि एक आदमी शॉटगन से, मतलब शॉटगन द्वारा या शॉटगन से मारा गया। तो ये था स्ले एज ए नाउन और वर्ब। फ्रेंड्स, आज का जो लास्ट वर्ड है वो है नेफेरियस। नेफेरियस एक नाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि मैंने पहले ही बताया था, एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताता है, और जो नेफेरियस है उसको हम नाउन और या एज ए एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। अब नेफेरियस जो है, जो इसका मीनिंग है नेफेरियस का, ये टिपिकली अब मैं कह सकता हूँ कि किसी का एक्शन या एक्टिविटी के बारे में बताएगा कि वो विक्ट है, काफी विक्ड है और क्रिमिनल टाइप में जो हो, बेईमान, अति दुष्ट, मतलब बहुत ही खराब बंदा, बहुत ही बुरा बंदा हो, जो कोई पर्सन हो, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। पर्सन के लिए भी यूज किया जाता है, या किसी भी चीज में जो काफी मतलब दुष्ट हो काफी, मतलब तो उसके ये पर्पस में यूज किया जाता है। एंड इसके जो सिनोनिम्स हैं इस नेफेरियस के, वो है विलनेस। सिर्फ एक ही मुझे इसका सिनोनिम्स मिला जो मैच कर रहा था इसके साथ, एंड विलनेस ही इसका सिनोनिम्स बनता है। एंड जो सेंटेंस में हमने यूज किया है इसको, जैसे शी सेड पीपल नीड टू राइज अगेंस्ट नेफेरियस डिजाइन ऑफ दैट पार्टी, कि उसने, उस लड़की ने कहा कि अब लोगों को। फ्रेंड्स, ये था हमारा इंग्लिश सिनोनिम्स पार्ट 10। और मैं सब से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा भी, आज से ही बेशक जितने आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उसमें 10 या 11 से ऊपर वर्ड्स नहीं लेके आता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपको इकट्ठे 50 या 100 या 200 वर्ड दे दूं और वो आपके मतलब किसी काम के भी ना हो, क्योंकि आपका, मैं चाहता हूं कि आप इसको याद ना करें, इसको आप अपने ब्रेन में रखें, इसको यूज करें। मैं आपको एक चैलेंज करता हूं कि अगर आप इसको रट्टा मारेंगे कोई फायदा नहीं है, आप भूल जाएंगे एग्जाम में। सबसे बेटर तरीका ये है कि आप इसको, जो मेरे सिनोनिम्स हैं, इसको आप कॉपी में नोट करें,
इसके मीनिंग, इसकी टाइप, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको अगर यूज कर सकते हैं रोज की रोज यूज करें, नहीं तो आप शाम को या इवनिंग में जब भी आपको टाइम लगे एक छोटी सी स्टोरी बनाइए, 10 या ये 11 जो भी वर्ड आते हैं, 1 या 2 वीडियो की एक छोटी सी स्टोरी बनाइए, उसमें वो वर्ड यूज कीजिए। और उसके बाद आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे गलती है, कहाँ पे नहीं है। और उसके अलावा आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद जब आप चेक करेंगे अपने आप को ऐसे ही बिना कॉपी खोले, बिना नोटबुक खोले, और आप अगर ऐसे उसको अपने ब्रेन में रिकॉल करेंगे, माइंड में रिकॉल करेंगे, आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे वर्ड याद हो गए हैं एज कम्पेयर टू आप रट्टा मारने के या उसको रिपीट करने पे। आपको मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि सिनोनिम्स पढ़िए, सिनोनिम्स को आप सिर्फ देखें कि उसमें अगर मैंने सिनोनिम्स लिखा है तो इसका क्या मीनिंग है। और कभी भी आप उसको, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जाम में देखेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली मतलब याद हो जाएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है सिनोनिम्स देखने से ही। सिनोनिम्स को मत याद कीजिए, कई बार तो किसी किसी वर्ड के 15-15, 20-20 सिनोनिम्स निकल आते हैं, तो आप वो थोड़ी याद कर लोगे। अगर आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर 10 वर्ड हैं, 10 वर्ड के मैं अगर एक ऑन एवरेज 5-5 भी सिनोनिम्स निकाल लेता हूँ, 50 तो सिनोनिम उसके बन गए। और एक वीडियो में अगर 50 सिनोनिम्स हैं तो अगर अब ऐसे तो कितने ही वर्ड हैं, 100 वर्ड के आप लगा लो कितने बनेंगे आप, तो आप 5000 वर्ड तो याद नहीं ना कर सकते सिनोनिम सबके सब। इसका सिर्फ एक ही है जो मैंने आपको बताया कि वीडियो में मैं पिक्चर्स क्यों लेके आ रहा हूँ, आपको थोड़ा सा आपका ब्रेन उस चीज को कैच करे कि ये जो वर्ड है ये इस पिक्चर से रिलेट करता था। हमारा ब्रेन पिक्चर को बहुत जल्दी कैच करता है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, और ये मेरा एक्सपीरियंस है ये, और साइकोलॉजिकल भी ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है। सो फ्रेंड्स प्लीज, जैसे मैंने बोला है, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, 1 हफ्ते बाद मुझे आप खुद बताना कि आपको ये कैसा लगा। एंड और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये जो पेज है फेसबुक पे, आप इसको भी प्लीज शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में यूट्यूब पे भी बताइए कि ये जो चैनल है, मतलब मैं जो एफर्ट लगा रहा हूँ कि वो आपके लिए अच्छे हैं कि नहीं है। सो फ्रेंड्स, तो ये था आज का इंग्लिश सिनोनिम्स वीडियो पार्ट 10। एंड आई होप आपको ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज मुझसे शेयर करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इसके ऊपर दिया हुआ है, मेल आईडी भी है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।